जनरेशन आगे अब आशा माइंड सारा ने दो आप इसको आगे प्रबल चले संग्रहित करो तो लोग क्या आगे अच्छी मेरे एक तो प्रबल करा देता कौन सा मार्क्सिस्ट ये लोग आज कोई अंग्रेजी हिंदी का विशेष क्या लगा मैं नंदे में चेन कल जोड़ा लगा के जाऊंगा मतलब समझा मेरे को पक्का जोड़ा है तो देखो भाई संग्रहित करो संग्रहित करो एक्यूमुलेटेड वर्ड्स ये क्या है आखिरकार किससे संग्रहित करो ठीक है जी गोविंद रंजन जी बिल्कुल नहीं भतीजे प्यारे भतीजे बिल्कुल नहीं करूंगा ठीक है इधर संग्रहित करो इसको एक प्रकार से हम ज्वालामुखी कह सकते हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी से क्या निकलता लावा निकलता लावा के निरंतर जवाब से मान लीजिए कोई पर्वतीय स्थापना हो गई तो ऐसा पर्वत क्या कहलाएगा संग्रहित पर्वत क्या कहलाएगा संग्रहित किसी स्थान पर ये धरातल है सरफेस है धरातल यानी कि सरफेस और सरफेस पर मेरे कह रहे बच्चे क्या जमा होगी मिट्टी जमा होगी और इस मिट्टी के जवाब से अगर कोई पर्वतीय स्थापना बनती है तो फिर भी क्या बनेगा संग्रहित क्या मिट्टी के जवाब से मिट्टी है लावा है ये तो दोनों में से किसी के भी जवाब से अगर पर्वत बनती है तो संग्रहित है संसार के संग्रहित पर्वत कहाँ होते हैं इस चीज में अच्छा एक चीज और करूंगा तुम्हारी विशेष खास अलग अलग मेट पे अलग अलग प्रकार के पर्वत अलग अलग 18 अलग अलग मेट पे ठीक है अब ये संग्रहित पर्वत संसार के कौन से जैसे ये जापान देश जापान में फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत है जापान में एक मेयोन है फिलीपींस का मेयोन है ठीक है अच्छा इसके बाद अगर बात करें कोटोपैक्सी है यहाँ पर देखो कोटोपैक्सी इक्वाडोर देश में है इक्वाडोर में आपका अकांकागुआ है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही अकांकागुआ ये चिली अर्जेंटीना बॉर्डर के पास है चिली अर्जेंटीना सीमा के पास चिली अर्जेंटीना सीमा के पास है इसके अलावा और भी हो सकते हैं जैसे आपका विशुवियस है इटली में विशुवियस इटली में इस प्रकार से बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत जो लावा के जवाब से बनने वाले पर्वत हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है फ्यूजियामा मेयोन विशुवियस कोटोपैक्सी अकांकागुआ ठीक ये सब संग्रहित करो एक बार मैप पे समझा दिया लिखित तौर पर समझा दिया फिर एक बार पृथ्वी के धरातल पर ज्वालामुखी का लावा या मिट्टी आदि के एक स्थान पर जमा होने से संचित करो कि संग्रहित करो ठीक है अच्छा इसका उदाहरण कौन सा फ्यूजियामा कोटोपैक्सी मेयोन विशुवियस अकांकागुआ ये सब इसके एग्जांपल्स हैं चिली अर्जेंटीना बॉर्डर के पास अकांकागुआ होता है इसे इसको पर हम लोग बोलो क्लियर है ये आपके संग्रहित करो चलिए अब मैं पर्वत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन की ओर चल रहा हूं जिसे कहते हैं वल्क जिसे कहते हैं मोगा जिसे कहते हैं फोल्डेड मोग क्या है ये फोल्डेड मोग जरा देखते हैं किसी अंतर्जात शक्तियों के कारण या तो संपीड़नात्मक शक्तियों के कारण कंप्रेशन फोर्सेस के कारण जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दूं ऊपर एक यूरेशियन प्लेट है नीचे एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बीच में एक सागर हुआ करता था जिसका नाम कैथस सागर और ये
पूर्व ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट यूरोप उत्तर पूर्व डायरेक्शन में फैली हुई है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फैली हुई है। ऐसे करके स्टैचू सागर के जो सेडिमेंट्स है वो ऊपर आ गए और एक पर्वत का निर्माण हो गया जिसका कौन सा पर्वत है? तो किस ये कैसा मोटा पर्वत है? बल्कि किसी में संपीड़न आप बोल सकते हो, कंप्रेशन फोर्सेस के कारण, इसके कारण होगा कंप्रेशन फोर्सेस के कारण। और नया भी ये अच्छा, इसके उदाहरण क्या है? ये वलित पर्वत दो प्रकार के, वलित पर्वत दो प्रकार के फोल्डेड माउंटेन्स, दो प्रकार के फोल्डेड माउंटेन्स आप देख सकते हैं। एक है मेरे प्यारे बच्चा नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स। और एक है प्राचीन वलित पर्वत, जिनकी एज ज्यादा होती है ना वो प्राचीन वलित पर्वत होते हैं। ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। और ये नवीन वलित पर्वत, यानी इनकी ये बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, इनकी एज ज्यादा नहीं होती, इनकी एज पुरानी। इनके एग्जांपल्स कौन से? हिमालय है, जो एशिया महाद्वीप में है। इसके अलावा रॉकीज है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, एंडीज है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, आल्प्स है, यूरोप का, एटलस है, अफ्रीका महाद्वीप का, ये सब नवीन वलित पर्वत। प्राचीन वलित पर्वत अरावली, इसका भारत, यूराल, इसका रूस। अरावली अवशिष्ट पर्वत भी कब मिलता है? अवशिष्ट पर्वत बहुत पुराना है, नाममात्र के अवशेष बचे इसलिए अवशिष्ट पर्वत, लेकिन बना संपीड़न आप देख सकते हो उदाहरण इसके लिए। ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, अब बात आती है मैप पर इन पर्वतों की लोकेशन जानने की। प्यारे बच्चा बिल्कुल की झुको मत, तो मैप पर समझो। ऑन द मैप, अलग अलग मैप तुम्हारे लिए विशेष रियायत दे रहा हूं तुम्हारे मैच के लिए। वैसे मैं जनरली एक ही मैप पे सारे पर्वत बताता हूं, तुम्हारा मैप उसके से एकदम, इसलिए अलग अलग मैप बिल्कुल अलग अलग समझो, सेपरेट है। ये रॉकीज, रॉकीज मैप, ये एंडीज, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज, ये एटलस, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस, ये यूराल, सॉरी आल्प्स, यूरोप महाद्वीप में आल्प्स। ठीक है, ये हिमालय, एशिया महाद्वीप में हिमालय, ये भाई यूराल पर्वत, रूस में यूराल, जो यूरोप और एशिया का विभाजन है, इसके पूर्व में एशिया, इसके पश्चिम में यूरोप। एक ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अरावली का अरावली, अरावली। ठीक है, ये वलित पर्वत है, वलित पर्वत। अच्छा, सर्वोच्च चोटियों में देखो, क्योंकि विभिन्न महाद्वीपों की हाईएस्ट पीक्स भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते। इस पर्वत, इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी यहाँ है, माउंट मैकिनले अथवा डेना, अथवा डेना, माउंट डेनाली अथवा माउंट मैकिनले, एक चीज है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी यहाँ मिलेगी अकोंकागुआ में। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत जो है माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो। ठीक है, सर्वोच्च पर्वत अफ्रीका। यूरोप की सर्वोच्च चोटी ये है, माउंट एल्ब्रुश, माउंट एल्ब्रुश। क्या है माउंट एल्ब्रुश? ठीक है, क्या है माउंट एल्ब्रुश? काकेशस पर्वत पर से। अच्छा, इसके बाद सुनो, माउंट एल्ब्रुश हो गया। एशिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी? ये है, विश्व की भी और एशिया की भी, दोनों की, और हिमालय पर्वत की भी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की निकाली। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है माउंट कोशिश, माउंट कोशिश।
सर्वोच्च चोटी है। अच्छा यहाँ पर विंसन मैसिव अंटार्कटिका मालिक भी ऊंचा, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी? विंसन मैसिव, ये सर्वोच्च चोटी है पूरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखो द्वारा से एक और बढ़ता है आराम से। गोलदार पर्वत का निर्माण पृथ्वी के अंतरिक्ष शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के मुड़ने से होता है, एकदम कंप्रेसिव प्रोसेस। भारत का हिमालय, रूस का यूराल, उत्तर अमेरिका का रॉकीज और दक्षिण अमेरिका का एंडीज, इसके गोलदार पर्वत। इससे ज्यादा भी लिखा है और भी लिखा है, ठीक है। अच्छा वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचा और सबसे विस्तृत पर्वत है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। तो वो वलित पर्वत ही है ना, इसीलिए लिखा। भारत का रामली पर्वत विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है और ये अवशिष्ट पर्वत है। तो वलित पर्वतों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर आधारित है, यानी वलित पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, निर्माण कैसे हुआ, वो प्लेट विवर्तन सिद्धांत के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर आप लेखन कार्य स्टार्ट। कोई आपका डाउट होता हो वलित पर्वतों से संबंधित तो पूछिए। हम लोग स्पेशल है सर। अच्छा ही मोबाइल बोलो पेंसिल आपका पढ़ाना कैंसिल हो, फोन पुरुषोत्तम नारायण भाई तो पढ़ाने नहीं दे रहा हो तुम मुझे स्पेशल, इसलिए आपको बैच बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं बच्चे, पढ़ने लिखने वाले सम्मान देते हैं बच्चे, इसलिए स्पेशल। आप सब आगे निकलोगे क्योंकि गुरु के आगे का पालन करते हो, अच्छे बच्चे। नहीं शेखर चौधरी जी, हमें पानी वाले बाबा बनने को ख्वाब छूट गया था 20-25 साल को देंगे, अभी उससे पहले लड़के थे। अब एक बेंच पे सामने वाले बच्चों बच्चों ने कि आपकी उम्र कितनी है? 35 साल। बोले तो राष्ट्रपति होने लग गया, मेरा दिमाग एकदम घूम गया, बस रात से घूम गया। हमें राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की फिराक में पानी वाले बाबा बनने में तो पता नहीं बुढ़ापे में 50-60 साल का हुआ, उसके बाद पानी वाले बाबा बनने का सोचूं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अभी 60 साल से पहले खत्म हो गया था, इसलिए अपने सावन का महीना चल रहा है, मुझे और ठंड लग देते हैं, लेकिन वो ये फरवरी के लिए जा रहा है। हाँ और देवी देवता तो गुस्सा आती है, तो उनका क्रोध दिखता है, देवता गुस्सा आई तो नाच तुमने से बताओ किसी मोदी से पूछा कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी में पूरी करने व्यक्ति बैठा तो मेरी आवाज पहुंचा। जब तक बड़े बड़े राष्ट्रपति हुए, जवान राष्ट्रपति, राज्यपाल एकदम नई नवी को पढ़े लिखे एकदम उनकी बात पहुंचा। साल वाले कैसे बच्चों किसी भी उनको मैंने आशीर्वाद देते हैं नोट हो गया? हजरत मतलब नोट हो गया, मैं बता रहा हूँ क्यों नोट हो ये भी जल्दी से तुम्हें कल करना। अगर तुम में से किसी की भी कोई पिताजी का पुत्र हो, पिताजी ने पिताओं मतलब बीजेपी में या कहीं पे प्रधानमंत्री तक बात कर सकते तो मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा, योगी जी तक पहुंचे, राज्यपाल बनाने में थोड़ी सी मेरा नाम जरूर पहुंचा देना, तुम्हारा क्या होगा। देश को एकदम ब्रेकिंग न्यूज आएगी, देश को मिला युवा राष्ट्रपति, एकदम नेट क्वालिफाइड राष्ट्रपति मिला ऐसी उसमें न्यूज चैनल्स में और फिर में राष्ट्रपति बनने के बाद अध्यापक उसमें टेंशन आएगी, ये सारी टेंशन है क्या करूँगा। रंजीत यादव तो भूलूंगा नहीं, बनवा तो राष्ट्रपति पहले दुआएं लगा दी। चलिए आगे बढ़ जाए भाई, ये नोट हो गया, बहुत अच्छा था। अच्छा इसको नोट देंगे बच्चे, ये वाला जैसे तुम्हें करती है आरोप पेन से पूछ रहे हमारा मैच कैसा है। अच्छा जी ये कहते हैं केतन श्रीवास्तव जी चाचा विधायक उनसे बात करते हैं, यहाँ पहुंचाओ भी बात पहुंचाओ एकदम मोदी जी तक, योगी जी तक।
मैं तो आंसू ला दूंगा, मैं समझ जा रहा हूँ। हाँ बात करो, देखिए बात करो, अरे मैं अलग अलग बताऊं सबको, सबसे कह रही हूँ बात करो, सब खुली छूट एकदम। युवा राष्ट्रपति बनना चाहिए देश को एकदम से, ध्यानी पुरुष एकदम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भैया अब हम बात करेंगे कि जो आपकी 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर मैंने बताई थी, हाईएस्ट पीक्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स, हाईएस्ट पीक्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। कॉपी करिए, एक तरफ महाद्वीप है, महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स, और एक तरफ सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक्स। करो हटा, सिंपल भी नोट हो जाएंगे, पर्वत खत्म, टॉपिक पर्वत। देवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि देश को मिला भूपा राष्ट्रपति, जगत भूपा। अच्छा अच्छा, कांग्रेस में क्यों नहीं सर, कांग्रेस में क्यों बात करें, कांग्रेस में सत्ता में नहीं, ये पूरा अब की बात भूपा जी की सरकार। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। अतुल सिंह जी क्या करें, आपके लिए बताऊं, ऐसे चमेली गंजे को थोड़े बहुत 35 साल का है, बिल्कुल मतलब ऐसी ऐसी बातें करेंगे बच्चे की कुछ नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है, विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, विश्व की सर्वोच्च चोटी बातें करेंगे। क्या करें, आपके लिए बताऊं, ऐसे चमेली गंजे को थोड़े बहुत 35 साल का है, बिल्कुल मतलब ऐसी ऐसी बातें करेंगे बच्चे की कुछ नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है, विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, विश्व की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, विश्व की सर्वोच्च चोटी वो कौन सी भैया, विश्व की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट नेपाल। देखिए भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, लिखते चलो मेरे साथ, भारत की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये कौन सी है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया नंबर 1 पर माउंट केटू है, माउंट केटू या काराकोरम या गॉर्डन भी कहते हैं इसे, गॉर्डन, और इसकी ऊंचाई है 8,500, 8,611 ऊंचाई के ऊपर लिखी हुई, और नंबर 2 पर है कंचनजंगा, कंचनजंगा ये सिक्किम में, ठीक है। ऊंचाई ना लिखी हुई है, जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी 8,848.86 मीटर नेपाल में, माउंट केटू या गॉर्डन 8,611 मीटर भारत में, और आपकी यहाँ पर 8,586 मीटर जो लिखी हुई है, इसे काट के 8,598 मीटर लघु एनसीईआरटी का डाटा, हालांकि कई जगह पे 8,611 सॉरी 8,586 मीटर की रखी है, लेकिन मैं जो है एनसीईआरटी का डाटा दे रहा हूँ 8,598 मीटर अकॉर्डिंग एनसीईआरटी, ठीक है, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का डाटा आपको दे दिया बच्चे मिलना चाहिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है क्या बात है। पर्वत टॉपिक खत्म हो गया, अब हम सीधे चलते हैं विश्व के मरुस्थलों की, डेजर्ट्स होते हैं, चलिए करिए। सर आपकी शादी होगी तो आप बीजेपी में जा सकते हो, राष्ट्रपति हो। अच्छा मेरी शादी नहीं होगी कोई बढ़िया, सर आप इस बात सचिन पायलट से करो, उनके सैनिक की बात करो, राष्ट्रपति से सैनिक करो। अच्छा
रंजीत यादव जी, मैंने शिक्षा मंत्री वगैरह ढूंढ, या तो राष्ट्रपति होगा या राज्यपाल, उन दोनों में से एक ढूंढ लेगा। मैं अध्यात्म में जाऊंगा, सावन का महीना चल रहा है, सोच लिया इसलिए मैं जो राष्ट्रपति राज्यपाल बनते चैन से भगवान हो जाएगा, भगवान से छोड़ दिया। ठीक है भाई, कर लिया नोट, नोटेड। अच्छा ठीक है, ये भी आपका नोट। इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं कि आखिरकार मरुस्थल क्या होता है। अच्छा, मरुस्थल क्या होता है, जरा मरुस्थल की चर्चा करें। देखिए मरुस्थल, मरुस्थल के अंग्रेजी में क्या है, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर औसत वार्षिक वर्षा बहुत, जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर है, उससे 25 सेंटीमीटर है, उससे उसे मरुस्थल क्या कहते हैं। मरुस्थल वर्षा कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर या उससे, उसे कहते हैं मरुस्थल। अब बात आती है संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गर्म मरुस्थल, एक होता है ठंडा मरुस्थल। जैसे भारत में गर्म मरुस्थल का उदाहरण था और ठंडे मरुस्थल का उदाहरण दिया जाता है, ये ठंडा मरुस्थल, ठीक है, गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल। तो अब बात आती है सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस डेजर्ट की, किस मरुस्थल की। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी थार की है, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 83 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में, तो वो कहां रहते हैं, थार मरुस्थल। 83 पर्सन्स 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में यहाँ पर निवास करती है। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है जी। अच्छा, थार मरुस्थल की बात होगी, सहारा मरुस्थल की बात होगी, ये दो मरुस्थल है, इसके अलावा भी बहुत सारे मरुस्थल है। और मरुस्थलों को मेरे प्यारे बच्चे हम लोग समझेंगे पूरी तरीके से मैप पर। मैंने आपको बोला था अलग अलग मैप पर अलग अलग चीजें होगा, इस मैप पर मरुस्थलों की चर्चा, बहुत सारे मरुस्थल है संसार। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक मरुस्थल है, यहाँ पर मोज़ेक मरुस्थल, मोज़ेक मरुस्थल, यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल, ये अटाकामा मरुस्थल। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड अटाकामा मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पर संसार का सबसे शुष्कतम स्थान, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड अरिका स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, भैया वो अरिका है, अरिका ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, वो चिली में स्थित है। और इसीलिए वो संबंधित है अटाकामा मरुस्थल से, इसीलिए मेरे भैया उसको क्या कहते हैं, अटाकामा मरुस्थल को ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ। एक यहाँ पर मरुस्थल और पैटागोनिया मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पैटागोनिया मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल। इधर देखो अफ्रीका में देखोगे तो इधर ये नामीब मरुस्थल है, नामीब मरुस्थल। यहाँ देखोगे तो कालाहारी मरुस्थल, यहाँ देखोगे तो सहारा मरुस्थल, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा। यहाँ देखोगे तो अरब मरुस्थल, ये वाला भाग मरुस्थल ये है अरब मरुस्थल, अरब मरुस्थल। यहाँ देखोगे तो थार मरुस्थल, यहाँ देखोगे तो लेह लद्दाख, यहाँ देखोगे तो आपको मंगोलिया में गोबी मरुस्थल, और यहाँ देखोगे तो आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, महान ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। यानी कि संसार के प्रमुख मरुस्थल में कौन से आपको मेरे मैप पर बड़े आराम से। अच्छा, विश्व का सबसे शुष्क स्थान तो अरिका है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, ये कौन सा है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ मरुस्थलों को एक बार देखना है। मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा क्षेत्र जहाँ औसत वार्षिक वर्षण इतना 25 सेंटीमीटर से कम होता है, मरुस्थल की श्रेणी सारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद अगर हम मरुस्थल की चर्चा करें, विश्व की सर्वाधिक
जनसंख्या घनत्व, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला मरुस्थल कौन सा? थार। यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास लगभग। अच्छा 10 तो ईरान में एक विशाल लवणी मरुस्थल, यानी कि एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ लवण पाई जाती है, लवणीय भूमि पर स्थित मरुस्थल है। इसके 18वां मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जो चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। जो कहाँ पर है? चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अच्छा कुछ प्रमुख मरुस्थलों की लिस्ट दे रखी है। सारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तर में, दो मरुस्थल मंगोलिया और अंतर चीन, ये कहाँ पर? एशिया में है। ठीक है जी। काला आरी मरुस्थल बोत्सवाना में अफ्रीका महाद्वीप में। अच्छा एक पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना का दक्षिण अमेरिका में। एक है मोज़ो मरुस्थल में कैलिफोर्निया नेवादा में, और ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ रहा है। एक है कराको मरुस्थल, एक तुर्कमेनिस्तान का एशिया में। ये विश्व के कुछ मरुस्थल होंगे। अच्छा एक चीज और ले लो, विश्व का शुष्कतम स्थान, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? वो भैया अरिका है। ये हमारा चिली में है। ठीक है जी। अच्छा एक है भारत का सबसे शुष्कतम स्थान, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, ये कौन सा? ये है आपका लेह लद्दाख। बस आपका मरुस्थल लेकिन कार्य स्टार्ट से ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया है, और आप लेखन कार्य फटाफट से कर लीजिए, समझा दिया पूरा। कल हॉलीडे है, यानी कल शुक्रवार है, कल क्लास रहेगी और कल सिलेबस आपको बलराम जी तुमने भैया तगड़ी को लिखती शायरी। सब आ जाएगा सभी गुंडों का काम जब भुगारी पड़ेंगे राज्यपाल। आग लगेगी पानी में, भुगारी खड़े होंगे पिलानी में होंगे भैया। राजनीतिक नारे कर दिए। इसीलिए तुम्हारा बैच फेवरेट है मेरा। क्यों फेवरेट है? देखो कितनी अच्छी शायरी बनाते हो आप लोग। 70% आए नेट हो जाएगा बेटा। निशा राजपूत जी नेट परसेंटेज से भी क्वालिफाई आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो नेट क्वालिफाई। सबको मिलेगा राशन जब होगा भोपाली का शासन होगा भैया। ये है गजब, एकदम दिल खुश कर दो। ये कॉपी कर दो। बताओ तुम लोग और क्या कहते हो? तुम्हारा बैच स्पेशल क्यों? स्पेशल तो रहेगा। अब करो भाई करो, राष्ट्रपति के लिए सेटिंग करो। देव कुमार जी जल्दी। हो गया ये? जैसे जैसे लिख जाए बताते चलो। आज 70 पॉजिटिव जल्दी दे दो तो क्या? ठीक है आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैंने आपको दो शब्दों दिखाई, विश्व का शुष्कतम स्थान, भारत का शुष्कतम स्थान। इनको ठीक है भाई आगे बढ़ जाए। ठीक है और लास्ट ये स्लाइड है। इसके बाद भारत में जो आपके भारत विश्व में
घास के मैदान पर चर्चा की, ग्रासलैंड्स, ब्यूटीफुल घास के, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा गली गली में टावर है, पिताजी का पावर है। अच्छा, जसप्रीत सिंह जी कह रहे हैं जो कानून हमें चाहिए तो वो बनाते हैं, राष्ट्रपति कानून खुद बनाते हैं, राष्ट्रपति साइन करते हैं, कानून तो सरकार बनाती है, संसद बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ो, ये भी आपने नोट। अब घास के मैदान की चर्चा हम लोग देखिए, घास के मैदान की अगर हम चर्चा करें, घास के मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान चर्चा करें, घास के मैदान, घास के मैदान, तो ये घास के मैदान क्या होता है? घास के मैदान यानी घास मैदानी क्षेत्र, घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय क्वेश्चन कैसे आता है कि बताओ प्रेरी घास का मैदान कहाँ है, उत्तरी अमेरिका। बताओ प्रेरी कैसा घास का मैदान है, शीतोष्ण उष्ण, दो प्रकार से विषय। तो घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। यानी कि दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल और एक होते हैं टेम्परेट। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स, वे घास के मैदान जो कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच पाए जा रहे हैं, वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और जो लगभग 35 से 65 डिग्री के बीच, लगभग में 35 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच, उनके बीच जो घास के मैदान पाए जा रहे हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहलाते हैं, उन्हें हम शीतोष्ण घास के मैदान। वे घास के मैदान जो कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच पाए जा रहे हैं, वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और जो लगभग 35 से 65 डिग्री के बीच, लगभग में 35 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच, उनके बीच जो घास के मैदान पाए जा रहे हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहलाते हैं, उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ पर आप देखिए लिखा भी हुआ है स्पष्ट कर घास के मैदान, और क्या लिखा हुआ है, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर घास के मैदानों को दो भागों में बांटा गया है। ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच पाए जाते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये 35 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक होगा, नॉर्थ साउथ के बीच लगभग है ना, क्या है डाटा, लगभग में। अब यहाँ पर सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की चर्चा की गई है, तो उसमें एक आ रहा है सवाना, एक आ रहा है कैम्पोस। सवाना अफ्रीका में है और कैम्पोस जो है वो ब्राजील में है। ठीक है, ब्राजील में है। और एक है लानोस, तीसरा है लानोस, तीसरा है लानोस और लानोस वेनेजुएला। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब बात है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये बहुत सारे हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, पंपास है, प्रेरी है, डाउन्स है, वेल्ड है, स्पेटिस है, कैंटरबरी है, पुस्ताज है, ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे गुरुजी मैप पर समझाओ, मैप पर ये अच्छी तरीके से समझ में आए। चलो भैया, मैप पर समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप मैप से समझो। यहाँ पर देखिए प्रेरीज, पंपास, सारी घास के मैदानों को सबसे पहले हम जो ये चीज ध्यान रखिए, जो आपके
घास के मैदान है, कैसे गर्म मैदान जो उनको बनाते हैं लाल घास। और उसका यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक है सवाना, सवाना आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है, अफ्रीका। एक है कैंपोस और लानोस, लानोस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लानोस। और एक है कैंपोस, कैंपोस आपको यहाँ ब्राजील में। लानोस कैंपोस तीनों उष्णकटिबंधीय हैं और इनको मैंने लाल कलर से यहाँ पर क्या किया है, ट्रेस किया। नीले कलर से मैं बना रहा हूँ शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को, जैसे प्रेरीज, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका वाली कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगी, क्या प्रेरीज, ठीक है। पंपास कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा, पंपास दक्षिण अमेरिका में है। अच्छा, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्टेपीज, कहां पर स्टेपीज कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा, अच्छे से देखिए स्टेपीज, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेपीज। अच्छा, स्टेपीज हो गए, इसके बाद प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज। एक है वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका देश में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका देश है और अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। एक है डाउन्स, डाउन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक है कैंटरबरी, तो कैंटरबरी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। एक है पुस्ताज, पुस्ताज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, पुस्ताज हंगरी में, पुस्ताज देखने को मिलेंगे। तो प्रेरीज, पंपास, पुस्ताज, स्टेपीज, वेल्ड और डाउन्स, ये आपके मैप पर भी नीले कलर से दिखाए हैं, वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और जो लाल कलर से दिखाए हैं वो आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर इनको दो प्रकार में बांटा जाता है। दोनों से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, आप फटाफट से नोट कर लीजिए, अगर लोग फटाफट से नोट करो। हाँ, गजेंद्र जाट जी लगा लो, तुम बना लो, पॉइंट बना लो। पाकिस्तान में लगेगी आग जब फुटबाजी करेंगे राज। अच्छा, आलोक सिंह जी कह रहे घास का मैदान हमारे यहाँ होता तो भैंस को चराने लिया भैंस चराने लिया। ये बड़े बड़े घास के मैदान है, छोटे मोटे घास के मैदान तो जगह जगह मिलते हैं आपके आसपास। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये और आप कर लीजिए बस घास के मैदान फिनिश। कल हम बात करेंगे नदियों पर, विश्व की नदियां, विश्व के द्वीप, विश्व की द्वीपों पर, ठीक है। ठीक है, नोटेड। ओके, नोट हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद कल आपसे मुलाकात होगी, कल लास्ट क्लास होगी। कल की क्लास में आपको सारी चीजें, यानी गूगल का जो बेस्ट पार्ट है प्रादेशिक गूगल का कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद गूगल खत्म, आप मौज करो, आनंद से बस, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।
नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं सभी खैरियत से बढ़िया हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत माफी चाहूंगी, थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू चल रहा है। आपको टाइम से ही लाइव हो चुकी थी, आपको देखी रही होगी एप्लीकेशन पर लाइव हो चुकी थी, बट किसी वजह से पिक्चर्स नहीं आ रही थी, तो आपको इशू बना हुआ है। जल्दी से आवाज आए तो क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। वैसे पहले से ही सभी बच्चे जुड़े हुए होंगे क्लास के साथ, तो टॉपिक हम लोग कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में जब हमारी क्लास थी, हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में, यानी न्यूट्रिशन इसको हम लोग कहते हैं पोषण। तो पोषण के बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी, और न्यूट्रिशन के अंदर ही मैंने आपको विटामिन के बारे में बताना किया था। तो पोषण वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे विटामिन के बारे में। तो मैंने आपको विटामिन ई और विटामिन डी, क्यों कहे कि सारी विटामिन हमने कर ली थी। विटामिन डी भी हमने कर ली थी, और विटामिन ई यानी पानी में घुलने वाली, और आप लोगों चलो आ जाओ बच्चों, क्लास बैक हो रही है, वापस से ज्वाइन हो जाओ क्लास के साथ। तो आज हम विटामिन कुल मिलाकर हमने कर ली थी कंप्लीट। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो भाई आइए प्यारे बच्चों, बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। अब कोई भी बच्चा मैसेज नहीं करेगा, आप क्लास को ध्यान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर आज की क्लास जो शुरू होगी कार्बोहाइड्रेट से। पिछली क्लास में हमने सारी विटामिन पढ़ी थी। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो आपको पेपर में पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, तो आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट शर्करा के अणु, ठीक है, शर्करा के अणु है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? शर्करा के अणु होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप बताओगे ये होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी शर्करा के अणु। अब कभी भी पूछेगा कि शुगर क्या होती है, शर्करा क्या होती है, तो हम लोग प्यारे बच्चों विज्ञान की भाषा में कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि जीव विज्ञान में या रसायन विज्ञान में जो शर्कराएं हैं ये क्या है? तो शर्करा ही कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर के नाम से जानते हैं, शर्कराओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये शर्कराएं कैसे बनती है? तो शर्कराएं तब बनेगी जब हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दें प्यारे साथियों। तो जब भी हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ते हैं तो निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट का, फिर निर्माण होता है शर्कराओं का। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किन किन अणुओं को जुड़ने से बनते हैं, तो आप कहोगे कार्बन हाइड्रोजन अणु के जुड़ने से बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनका निर्माण कौन से अणु के जुड़ने से होता है? तो आप लोग बताओगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो ज्वाइनिंग ऑफ, आप लोग लिखना ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब एक तीसरा पॉइंट ये पूछेगा क्या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना ही भाग ले आए, कितना ही भाग ले आए और मिलाने तो बन जाएंगे कार्बोहाइड्रेट या बन जाएंगे शर्करा? तो नहीं प्यारे बच्चे, हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात लेना पड़ेगा। तो ये निश्चित अनुपात भी आपको पूछा जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात क्या होता है जब ये कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड रेशियो होता है, इसी रेशियो के अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। तो वो फिक्स रेशियो क्या है? आपको कभी भी पेपर में आता है तो आप लोग बताएंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमको लेना पड़ता है 1:2:1 के रेशियो। यानी जब भी हम 1% में कार्बन, 2% में हाइड्रोजन और 1% में ऑक्सीजन को लेते हैं तो निर्माण होता है शर्कराओं का, और शर्करा ही कहलाती है कार्बोहाइड्रेट। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं शर्करा, शुगर। शुगर कैसे बनती है? शुगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ने से बनती है। मैम कितने अनुपात में तीनों को मिलाया जाए जो एक शर्करा बन जाए? तो आप कहोगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:2:1 में मिलाना। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे, अब आगे बात करेंगे कि मैम कार्बोहाइड्रेट का अणु सूत्र क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अणु सूत्र क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का अणु सूत्र आपको पेपर में पूछ सकता है। कार्बोहाइड्रेट का अणु सूत्र CnH2nOn होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पेपर में आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का अणु सूत्र क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। जब हम फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला की, तो आप लोग बताओगे कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CnH2n और प्यारे बच्चे ON, यानी जितनी मात्रा में कार्बन है उतनी ही मात्रा में होता है ऑक्सीजन। एंड यहाँ पर क्या है? नंबर्स की संख्या है। तो कार्बन जितना होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा, और जितना कार्बन है उसका डबल होता है हाइड्रोजन। अभी हमने अनुपात पढ़ा था ना, 1:2:1 होता है कार्बोहाइड्रेट को बनाने का सीक्वेंस। तो कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन जस्ट डबल होगी, यानी 2। तो इस तरीके से इनका बन जाता है फॉर्मूला। आगे बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट काम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं, यानी कि जब भी हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए हमें खाने पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या काम करते हैं? तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है प्यारे साथी, तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये भी आपको पेपर में पूछ सकता है कि कौन से पोषक पदार्थ हैं जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ये हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तुरंत ऊर्जा देने
काम करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे कोई बीमार है, उसको हम फलों का जूस पिला दें, तो फलों का जो जूस होता है, बेटा अब तो क्लास बिल्कुल सही चल रही है ठीक है, अब तो क्लास बिल्कुल सही चल रही है। बारिश की वजह से दिक्कत हो रही है बेटा, हमारे यहाँ पर बड़ी जरूरत है बारिश की, और 2 घंटे लगातार हुई है, पूरा पानी भरा पड़ा है, और कोई थोड़ा सा तार वगैरह की दिक्कत हो जाती है, सप्लाई होती है। ठीक है, चलो आज हम क्लास तो बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रही है। तो हमने बात करी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला उंगलियों में याद होना चाहिए, CnH2n। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, तुरंत ऊर्जा देते हैं। जैसे कोई बीमार है, उसको अगर आपने फलों का रस पिलाया, थोड़ा अच्छा महसूस करता है। किसी को उल्टी दस्त हो गई, एनर्जी डाउन है, तो डॉक्टर उसको ग्लूकोज चढ़ाता है। ग्लूकोज आपने देखा है, ग्लूकोज चढ़ती है, तो वो भी होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं। फल फ्रूट जो होते हैं, मीठी चीज होती है, उनमें होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है तुरंत ऊर्जा देना। अब आपको पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है, ये होती है सैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है सैकेराइड। ठीक है, तो सैकेराइड जो होती है, ये किसकी यूनिट है, पेपर में पूछे तो आप बताना सैकेराइड जो होती है, ये कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है। यानी जिसके भी नाम के पीछे आप सैकेराइड लिखा देखोगे, वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आगे आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। तो सैकेराइड का मतलब होता है प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है सैकेराइड। अब हम आगे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि मैं अगर हमने खाया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है, तो लगभग हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। तो आपको पेपर में पूछेगा कि अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है, तो कितनी एनर्जी आपके शरीर में मिलेगी। तो आप लोग बताएंगे 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमारे शरीर में मिलेगी। अगर हम लोगों ने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है, तो हमारे शरीर में कितनी कैलोरी जाएगी, आप बताओगे। हमारे शरीर में 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी। और कैलोरी जो होती है, यही होती है ऊर्जा की इकाई। तो हम कैलोरी जो होती है, इसी में नापते हैं ऊर्जा। तो ये ऊर्जा की इकाई है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है, उसकी इकाई होती है कैलोरी। तो दिन भर में हम जितना भी मीठा खाते हैं, दिन भर में हम जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसको कैलोरी में ही मापा जाता है। तो अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो लगभग 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमारे शरीर में पहुंचती है। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, करवाऊंगी तो आपका सिलेबस है, अभी मैं आपको हार्मोन्स भी कराऊंगी। आज हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, तो मैम आप लोग हमें बताएं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो भाई हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार की अब हम करते हैं बात। तो प्यारे साथियों, कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से होते हैं मैडम, तो 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पहले नंबर पर है मोनोसैकेराइड, पहले नंबर पर होते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड, हिंदी में भी ऐसे बोलेंगे मोनोसैकेराइड। तो पहले नंबर पर जो कार्बोहाइड्रेट है, ये है मोनोसैकेराइड। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैं प्यारे बच्चों मोनोसैकेराइड, और दूसरे होते हैं, आप लोग बताएंगे डाइसैकेराइड। दूसरे हैं डाइसैकेराइड। तो आपको इनके नाम के पीछे देखो सैकेराइड लिखा मिल रहा है ना, तो दूसरे होते हैं डाइसैकेराइड। दूसरे हैं डाइसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड हुआ और डाइसैकेराइड हुआ। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला मोनोसैकेराइड, फिर होता है डाइसैकेराइड, और फिर तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तीसरा होता है बेटा पॉलीसैकेराइड। तो तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं, और तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि मैम मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं, और मैम डाइसैकेराइड कौन से होते हैं, और मैम पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में सबसे पहले एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा देखो, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, और मैंने अभी भी बताया सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोग बताएंगे जहां पर शर्करा का एक अणु होता है, जहां पर शर्करा का सिंगल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। तो जहां पर शर्करा का केवल एक ही अणु होता है, उसको कहते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड। तो पेपर में ऐसे आ सकता है कि जहां पर शर्करा का केवल एक अणु होता है, वो किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट। तो जहां पर शर्करा का केवल एक अणु होता है, वो होते हैं मोनोसैकेराइड। तो मोनो का मतलब ही होता है एक। तो मोनोसैकेराइड में शर्करा का केवल एक अणु। ठीक है, अब आ जाओ डाइसैकेराइड की बात करते हैं। मैडम जी, डाई का मतलब होता है 2, और सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा। ठीक है, शर्करा। तो जहां पर शर्करा के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जहां पर शर्करा के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, उनको कहा जाता है, आप उनको कहोगे डाइसैकेराइड। ठीक है, अब आवाज सही आ रही है, जल्दी से बताओ। अब आवाज सभी बच्चों को।
ये थोड़ा सा मौसम की वजह से इशू हो रहा है, ठीक है। चलो अब क्लास चल रही है, सही है। आ जाओ बेटा, अब बात कर रहे हैं वो हमने बात करी कि यहाँ पर शर्करा के कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। तो यहाँ पे 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसीलिए कभी भी पेपर में पूछे कि जहाँ पर शर्करा के 2 अणु होते हैं वो किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, तो आप बताएंगे उनको कहा जाता है डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड होते हैं जहाँ पर शर्करा के 2 अणु, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है प्यारे बच्चे बहुत सारे, और शर्करा का मतलब, ये सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा। तो जहां पर शर्करा के बहुत सारे अणु होते हैं उनको कहा जाता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बताओगे मैनी, ठीक है, मैनी शुगर मॉलिक्यूल। तो जहां पर शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं उनको कहा जाता है, आप उनको कहेंगे पॉलीसैकेराइड।